Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपना पहला पार्ट पादपों में पोषण शुरू कर दिया था। इसमें मैंने आपको बताया कि प्रत्येक सजीव जो है उसको पोषण आवश्यक है, उसके लिए पोषण अत्यंत आवश्यक है और वो पोषण अलग अलग प्रकार से प्राप्त करता है। सजीव जो होते हैं वो दो प्रकार से हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं सजीवों में, एक तो हैं पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वयं का भोजन स्वयं बना लेते हैं, और दूसरे होते हैं, दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वो होते हैं जो पेड़ पौधों पर या अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो पोषण है उसका प्रकार अलग अलग होता है प्रत्येक जीव में। अब हमारे इस पार्ट में हम केवल पादपों में पोषण की विधि पढ़ेंगे। पादपों में पोषण की जो विधि है उसे हम कहते हैं स्वपोषण। मतलब जो हरे पौधे होते हैं वो दो प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। देखो, पादपों में पोषण जो है दो प्रकार का होता है। स्वपोषण और विषम पोषण। या फिर इसको स्वपोषी और विषम पोषी भी बोल सकते हैं। स्वपोषी पादप होते हैं और विषम पोषी पादप होते हैं। स्वपोषी पादप वे पादप हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, मतलब भोजन के लिए वो किसी और पे निर्भर नहीं करते, वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे। तो वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्वपोषी। उदाहरण इसमें आ जाएगा हरे पौधे। हरे जितने भी पौधे हैं, क्योंकि उनमें हरित लवक होता है, पर्णहरित, इसलिए उसकी उपस्थिति में वे भोजन स्वयं बना सकते हैं। विषम पोषी में बच्चों वे पौधे जो अन्य पौधों व जीवों पर भोजन हेतु निर्भर होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं विषम पोषी। उदाहरण जैसे अमरबेल है, कवक, अमरबेल, कवक आदि कई हैं जो अभी अपन और पढ़ेंगे। अब देखो, ये तो स्वपोषी जो हैं, जो स्वयं अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि वो किस विधि से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कि ये जैसे पादप है, ठीक है, अब ये पादप है, ठीक है, अब पादप है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से उसे प्रकाश मिलेगा, ठीक है।
वायुमंडल की CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन इसमें बाहर निकलती है। यहाँ से मृदा से उसको मिल जाएंगे जल प्लस खनिज लवण, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिनको हम कहते हैं रंध्र, ठीक है, रंध्र कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये प्रकाश मिल रहा है, ठीक है, और पत्तियों में ही क्या है, पर्णहरित, पर्णहरित जो है वो उपस्थित है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का चित्र के द्वारा मैं समझा रही हूँ आपको बच्चों कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित जो पर्णहरित होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को संग्रहित कर लेता है और संग्रहण के पश्चात जो मृदा द्वारा जड़ें जो है वो मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर लेती है, जो तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है। पत्तियों में ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको कहते हैं हम रंध्र, और इन रंध्रों के द्वारा वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाती है, और जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है तो ऑक्सीजन बनती है, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इसे हम एक समीकरण के द्वारा भी बता सकते हैं, एक समीकरण के द्वारा रूप में लिख सकते हैं कि क्या हुआ। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल को H2O लिखते हैं बच्चों, तो जल ये मिलकर ये किसकी उपस्थिति में, प्रकाश और पर्णहरित, प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये है कार्बोहाइड्रेट और ये है ऑक्सीजन का प्रतीक है, ये सूत्र है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है ये प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण है पूरा, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित युक्त हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया करके सूर्य की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको करवा दिया था, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो चित्र से आपको समझाया मैंने। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया स्वपोषी की बात, जो स्वपोषी हैं, स्वयं का भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनकी बात। पर अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी। तो विषमपोषी के अंतर्गत किस प्रकार के पौधे आते हैं, विषमपोषी को भी अन्य 4 भागों में और विभाजित किया गया है। विषमपोषी को 4 और प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब इससे पहले बच्चों देखें, स्वपोषण में ही जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किसको बोलते हैं, पर्णहरित को। क्या वो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेंगे, एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रखेंगे और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। दोनों पौधों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार करेंगे जैसे कि हमने कक्षा 6 में किया है। अब गमले को, जिसे हमने अंधकार में रखा था, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। पुनः उसकी पत्ती का आयोडीन परीक्षण करेंगे और अपने प्रेक्षण जो हैं वो लिखेंगे। देखो क्या है बच्चों, मान लेते हैं कि एक गमला है, ठीक है,
और उस पर पौधा लग रहा है। दूसरा गमला है ठीक है। अब क्या करा कि इसे तो हमने रख दिया अंधकार वाले कमरे में, अंधकार युक्त कमरे में, ठीक है। और इसे हमने रखा है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है बच्चों। तो सूर्य के प्रकाश में रखा। अब क्या करेंगे, 3-4 दिन बाद हम जो अंधेरे वाले कमरे वाला जो पौधा है उसकी पत्ती को तोड़ेंगे और उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। उसको क्या करेंगे, पहले उबाल लेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल करके उबाल के उस पर आयोडीन की 2-3 बूंदें डालते हैं। तो आयोडीन की 2-3 बूंदें डालने पर बैंगनी रंग आना चाहिए, बैंगनी काला रंग आना चाहिए, जो नहीं आता। मतलब आयोडीन परीक्षण ये नहीं देता। और आयोडीन परीक्षण किसके लिए करते हैं हम आयोडीन परीक्षण करते हैं स्टार्च की उपस्थिति के लिए, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए। तो इसमें स्टार्च मतलब क्या हुआ, नहीं है, इसलिए स्टार्च इसमें नहीं है। इसकी जो पत्ती है, ठीक है, इस पर हमने ड्रॉपर की सहायता से 1-2 बूंद ये किसकी डाली है, आयोडीन की बूंद डालते हैं। तो जो ये परीक्षण है वो नहीं आता, ठीक है। नीला रंग जो है, नीला बैंगनी रंग जो है आता है वो नहीं आता है। जबकि इसकी पत्ती को जब हम उबाल कर इस पर आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो इस पर गहरा नीला बैंगनी रंग आएगा। मतलब ये किसका, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण इससे आता है। मतलब सूर्य के प्रकाश में इसको सूर्य के प्रकाश में पत्तियां जो है वो भोजन का निर्माण करती है, जबकि सूर्य का प्रकाश की अनुपस्थिति में पत्तियां जो है वो भोजन का निर्माण नहीं करेगी। तो स्पष्ट है, आपको समझ में आया। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे व अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कई पौधे होते हैं जिनका रंग जो होता है भूरा वगैरह होता है, अलग अलग कलर होता है, लाल, भूरा, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होगा। क्योंकि क्या होता है, उनमें हरित लवक है, क्लोरोफिल है। जिनमें क्लोरोफिल है उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। गीली दीवारों पर तालाब, ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। इन्हें शैवाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दीवारों पर, तालाबों पर हमने कुछ जीवों की वृद्धि देखते हैं हम हरे रंग की, जिनको हम क्या कहते हैं, शैवाल। अब कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग जो है वो हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति से। क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। तो शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, जो अन्य कार्बोहाइड्रेट तो बन जाती है प्रकाश संश्लेषण से, पर अन्य खाद्य जो हैं वो कैसे बनेंगे। अभी आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, देखो कार्बोहाइड्रेट, देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है
उसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ये उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जब तो ये और जो वसा होता है ना, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो इस वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये भोजन के अन्य घटकों का भी निर्माण कर देते हैं। जो अन्य घटक हैं जैसे वसा है, तो उनका निर्माण भी ये क्या कर देगा। परंतु प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। अब नाइट्रोजन उपस्थित होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स जो बना प्रकाश संश्लेषण में, उससे प्रोटीन का संश्लेषण तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो अब इस नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से होती है? तो इस नाइट्रोजन की पूर्ति देखो बच्चों, हमें पता है कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में, और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लगभग 78% भाग जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं करते। बिल्कुल जैसे वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग बिल्कुल श्वसन से कर लें, ऐसा नहीं होता। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिनसे नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन, वसा का संश्लेषण करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति, पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति कैसी होगी? पहली, सूक्ष्म जीव जो हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, बैक्टीरिया, वायुमंडल की नाइट्रोजन को अन्य नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। यौगिकों में बदल देता है, ठीक है। और दूसरा, खाद व नाइट्रोजनी उर्वरकों के द्वारा
नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो दो तरीके हैं जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। एक तो जो जड़ों में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम वगैरह रहते हैं, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों में बदल देते हैं। और ये जो नाइट्रोजन के अन्य यौगिक हैं, ये मृदा जल में घुलकर और जल के द्वारा जो पौधे की जड़ें हैं उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। दूसरा तरीका होता है जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग करते हैं हम, जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं उनका उपयोग खेतों में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो पूरी हो जाती है मृदा में। अब देखो बच्चों, अब आते हैं हम पादपों में पोषण की विधियाँ। पादपों में पोषण की देखो दो विधियां हमने पढ़ ली, एक तो स्वपोषी और परपोषी, विषमपोषी। अब स्वपोषी में तो आप सब समझते हैं कि स्वपोषी जो हरे पौधे होते हैं जो स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब विषमपोषी पोषण जो है वो कितने प्रकार का होता है? विषमपोषी पोषण जो है वो 4 प्रकार का होता है। विषमपोषी 4 प्रकार, विषमपोषी पादप 4 प्रकार के हैं। पहला है परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी और सहजीवी। ठीक है बच्चों, ये विषमपोषी पोषण पादप हैं, परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी और सहजीवी, जिनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना सही। अब आज का होमवर्क लिख लीजिए। प्रश्न 1, मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति किस प्रकार होती है? ठीक है, जो 2 तरीके मैंने बताए वो आपको लिखने हैं। प्रश्न 2, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के घटकों के नाम लिखो। कार्बोहाइड्रेट बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, और प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, और विषमपोषी पादप कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। 4 प्रकार के होते हैं, अभी लिखवाया मैंने, परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी और सहजीवी। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है। होमवर्क आपको अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और याद करना है जो मैंने आज पढ़ाया है इस वीडियो में। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपका मूल्यांकन होगा पहले तो, और फिर आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।